तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम आपका जो फिजिक्स है उसमें एक बिल्कुल नए और दमदार चैप्टर को जो है क्लियर करने वाले हैं, जो है आपका ग्रेविटेशन। देखो, आपने किताबों में या कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, है ना। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो आप चाहे एसएससी की कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, या फिर आप इनके अलावा अगर आपका कोई और एग्जाम है, मान लो आप अपने स्टेट का कोई लोकल एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें अगर साइंस आती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है इससे आपको उसमें एग्जाम में क्वेश्चन ना देखने को मिले। तो आज की जो क्लास है इसको मैंने स्पेशल हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए डिजाइन किया है। देखो, जो बच्चे साइंस से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले मास्टर से पढ़े या हिंदी मीडियम वाले से पढ़े, उनको तो समझ में आ ही जाता है। लेकिन जो बच्चे आर्ट से पढ़े हुए हैं ना, जो बच्चे कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, अब भाई उनको तो साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको सारी चीजें एक ही बार में जो है वो समझ में आने वाली हैं। ठीक है, और यहाँ पे पीपीटी को मैंने ऐसे बनाया है कि अगर आप पीपीटी को खुद भी पढ़ते हैं ना, तो खुद पढ़ते पढ़ते भी आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं तो हुई आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हिंदी में मीनिंग में बताऊंगा। देखो, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ना हिंदी में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं, इंग्लिश में वो इजी होती हैं, तो उनको मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा। और जो चीजें मुझे ऐसा लगेगा कि भाई आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगी, उसको हिंदी में भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ज्यादातर चित्र जो है वो नेचर के ले रखे हैं ना, पृथ्वी के हैं, सौरमंडल के हैं, ऐसे चित्र मैंने ले रखे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ज्यादातर इन्हीं चीजों में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज का होता है, वो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल तो सर हमारी पृथ्वी जो है ना वो हमारे ऊपर लगाती है। ठीक है, हाँ भाई, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल आप पे लगाती है, तभी आपके पांव पृथ्वी से चिपके हुए हैं, वरना अगर ये बल को हटा दे तो आप पता नहीं कहां आसमान में उड़ते हुए मिलोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहले मैं आपको जो कुछ फंडामेंटल फोर्सेज है ना उनके बारे में बताना चाहता हूं। फिर देखो, आपको नॉर्मली इनके बारे में डेफिनेशन बताऊंगा बस, उसके बाद हम अपना मेन जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरह से एक और फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल। इसी तरह से एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक मतलब होता है आप जानते हैं दुर्बल, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल, और दोनों का नाम है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ठीक है, तो फंडामेंटल आपके चार ही फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्सेस जो है आपको याद रखने। कई बार अगर एग्जाम में आ जाए भाई फंडामेंटल फोर्सेस इसमें से कौन से है, और इन तीन के अलावा मतलब इन चार ऑप्शन में तीन तो दे दे इनमें से, और चौथा कोई अलग से दे दे, और आपसे पहचान करवाए कि भाई कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मैं वही चीज आपको कराऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस डेडिकेटेड रहेंगी आपकी एसएससी और रेलवे के लिए। ठीक है, चलो देखो, इसके बाद अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो पहले हम इनको एक बार इन सब की एक बार जो है डेफिनेशन देख लेंगे इनके चित्र के साथ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं और किस तरह से चीजें काम करती हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको क्या बोला गया है कि भैया ये एक तो सबसे वीक फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन कमजोर होने के साथ साथ इसकी रेंज बहुत ज्यादा है भैया, इनफाइनाइट रेंज तक काम करता है। देखो भाई कितनी इनफाइनाइट रेंज है, आप खुद ही सोच के देखो, जो सूर्य है, सूर्य और सूर्य के चारों तरफ क्या है, इतनी लाखों खरबों किलोमीटर दूर ग्रह फैले हुए हैं, है ना। हमारी पृथ्वी तो जब भी नजदीक ही मान लो आप, हम पृथ्वी के पीछे भी पता नहीं कितने ग्रह फैले हुए हैं। सूर्य का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा तगड़ा है, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, चिपका के रखता है और बाहर नहीं भागने देता ऑर्बिट से, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है,
लेकिन इसको वीक फोर्स के नाम से हम जानते हैं, सबसे कमजोर बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह ब्रह्मांड की हर उस चीज के बीच काम करता है जिसमें वजन होता है, जिसमें मास होता है। देखो कोई भी चीज है ब्रह्मांड में, हमारे सौरमंडल में कोई भी चीज है, ब्रह्मांड आप लगा लो। अब ऐसा तो नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ हमारे सूरज के, हमारे सौरमंडल में ही है, पूरे यूनिवर्स में काम करता है ये। अब भाई सूर्य का ज्यादा है तो सूर्य अपने चारों तरफ जो हमारे ग्रह है उनको रखता है, कोई और तारा होगा सूर्य की तरफ, वो अपने खुद के प्लैनेट्स को ऐसे घुमाता होगा चारों तरफ, है ना, खींच के रखता होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये हर वस्तु पे काम करेगा जिसका कोई बल होगा, यानी कि बल नहीं, वो जिसका कोई मास होगा, वजन होगा। एक बात बताओ, ये जो वस्तु है इसका भी वजन है, तो क्या ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है? हाँ लगा रही है। आप ना एक बात ध्यान रखना, आपको इस मतलब जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पे, हमारे घर में आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सबकी सब वस्तुएं ये फोर्स लगाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ये हर वस्तु खींचने की कोशिश करती है दूसरी वस्तु को, लेकिन खींचती क्यों नहीं है? क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ होता ही नहीं है ना। लगाती ये भी है फोर्स, लेकिन बहुत बिल्कुल ये लगा लो 0 के बराबर है, इसलिए कुछ कर नहीं पाती है, ठीक है। फोर्स बाकी हर कोई लगा रहा है, क्लियर। तो ब्रह्मांड की हर एक चीज के बीच में क्या करता है? काम करता है जिसमें मास होता है। अब देखो हर वस्तु में वजन है, तो हर वस्तु ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे लगा रही है, क्लियर। चलो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका काम क्या है? ब्रह्मांड में हमारा काम क्या है? काम क्या करवा रहा है? ये ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घुमाने का काम क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। और हम जो जमीन से जुड़े हुए हैं, हमारे जो पांव धरती पे टिके हुए हैं ना, अब जो फेविक्विक की तरह चिपके हुए चलते हैं धरती से, ये इस फोर्स की वजह से ही चल रहे हो, ठीक है। ये नहीं होगा तो पता नहीं आप कहां जाओगे, ठीक है, कौन से ग्रह पे मिलोगे। और ये हमेशा अट्रैक्शन वाला बल है, यानी कि ये वो वाला बल नहीं है जो आपको दूर फेंक दे, वो अलग बल होता है। ये ऐसा बल है जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला बल है। तभी तो धरती पर आकर्षित हो जाते हो आप, यहीं पे चिपके हो, है ना। जो पेड़ से वो फल गिला था एप्पल वाला, वो नीचे क्यों गया था? क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है। तो धरती का बल ज्यादा है, इसलिए उस फल को नीचे इसने क्या कर दिया? खींच लिया, ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ठीक है भाई। चलो, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप इसको जानते हैं। फल को धरती ने नीचे क्यों खींचा? क्योंकि धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज्यादा होता है, क्लियर। और ये बाकी के जो सूर्य, चंद्रमा, पंद्रमा जो भी आपको दिख रहा है ना, ये क्यों अटैच है इनसे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इनको बांध रखा है। अगर यहां से सूर्य ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म कर दे तो ये जो बाकी के ग्रह ना पता नहीं कहां जाके मिलेंगे, ये भाग जाएंगे छोड़ के सौरमंडल को, ठीक है। कोई नहीं मिलने वाला है, ढूंढते रह जाओगे, फिर ना धूप मिलेगी ना कुछ, और चांद भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पृथ्वी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ दे तो इसका जो चंद्रा है ना, चंद्रमामा जिसको आप बोलते हैं, वो भाग जाएगा इसे छोड़ के, ठीक है, क्योंकि बांधे रखता है ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बेसिक जानकारी मिली, कैसा फोर्स है, किस तरह से काम करता है। एक तो सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका किस तरह से काम कर रहा है? ये आवेशित कण, यानी कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं आपके, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या करता है? काम करता है। जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, उनके बीच में क्या करेगा? काम करेगा। क्यों? देखो, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो यहां पे प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, और न्यूट्रॉन तो भैया न्यूट्रल होता है। तो ये दोनों जो पार्टिकल है, इन पे चार्ज होता है ना भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव वो अलग बात है, लेकिन चार्ज तो है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है? काम करता है। अब जो न्यूट्रॉन है उसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा इसमें, ठीक है। और ये जो बल है ना, ये गुरुत्वाकर्षण जो बल अभी हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल जो फोर्स पढ़ा था, उससे बहुत ज्यादा ताकतवर बल है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम से जो है इसको जानते हैं। अब ये काम क्या करता है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से चीजों को चिपकाए रखता है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रहों को बांधे रखता है, ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या करेगा? जो आपके परमाणु हैं, जो आपके एटम्स हैं, उनको बांध के जो है रखने का क्या करता है? काम करता है। ये देखो, आपकी कोई भी वस्तु है, आप जानते हैं एटम से बनती है सब चीज, तो इन सबको क्या करता है? ये बांध के रखता है एक जगह, इनको दूर दूर भागने नहीं देता, इनको फैलने नहीं देता है, बांध के रखता है, ठीक है। बिजली जो चलती है वो भी इसी के हिसाब से चलती है, और जो चुंबक है, ये जो चुंबक जो चिपकाती है ना भैया, ये इसी की वजह से चिपकाती है, ठीक है। चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसी की वजह से जो है चुंबक आपको चिपकाने का काम करती है। खास आकर्षण क्या है इसका?
मतलब खासियत क्या है कि ये आकर्षण करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, ठीक है। और ऐसा नहीं आकर्षण नहीं करेगा, प्रतिकर्षण भी कर देता है, रेपेल भी कर देता है। चुंबक आपने देखिए, कुछ चुंबक ऐसी होती है जो एक दूसरे को फटाक से चिपका देती हैं, कुछ ऐसी होती है नजदीक लाओगे बहुत प्रेशर बनाएंगे, यानी कि दूर दूर फेंकने की कोशिश करेंगी। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये चीजों को नजदीक भी लाने का काम कर लेता है, अट्रैक्शन का भी काम करता है और रिपेल भी कर देता है, दूर भी भेज देता है, प्रतिकर्षण का काम भी जो है ये करता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। नाभिक बल, नाभिक बल की तरह काम करेगा। नाभिक आप जानते क्या होता है, नहीं जानते, आ जाओ देखो। ये जो बल है ये पृथ्वी का क्या, ये हमारी जो प्रकृति है ना, एक तरह से सौरमंडल जो है हमारा यूनिवर्स जो है, उसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल है। क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल यही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल है। ये परमाणु का जो केंद्र होता है ना, नाभिक जो होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध के रखता है। जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये एक साथ बांध के जो रखता है ना, ये भागते क्यों नहीं एक दूसरे से, क्योंकि उसमें क्या लगा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका लगा होता है, उसकी वजह से वो वहां से छोड़ के नहीं भागते हैं, ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स है, ठीक है, हमारी प्रकृति का, यूनिवर्स का एक तरह से सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स यही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। चलो, इसका काम क्या है, इसका काम भी वही है। क्या काम कर रहा है, इसके बिना जो परमाणु का केंद्र है ना वो बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग जाएंगे वे निकल के उसमें से, ठीक है। तो उनको बांधने का जो काम है वो कौन करता है, यही करता है, ठीक है। प्रोटॉन और जो आपके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो भी है उनको नाभिक में बांधने का काम यही करता है, क्लियर। चलो, खासियत क्या है इसकी, इसकी खासियत ये है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा छोटी होती है। देखो ये एक परमाणु है, अब परमाणु एटम मतलब बहुत छोटा, मतलब ये लगा लो बहुत ही छोटा है, उससे देखना पड़ेगा आपको सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। और उसके अंदर ये जो आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो आपके होते हैं, ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं होगा तो ये बिखर जाएंगे और ये भाग जाएंगे ऐसे निकल के, ठीक है। फिर आपकी कोई चीज बनेगी ही नहीं। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना अपने इतनी, ये देखो पेन, देखो पेन है, ये ऐसे शेप में आ गया है, क्यों, क्योंकि ये जो एटम है ना ये बांध रखे हैं इस फोर्स ने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने। अगर ये नहीं होगा तो मट्टी की तरह बिखर जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्लियर। ये देखो सब बांध के रख रखा है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, यह बल रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव डिके के लिए जिम्मेदार होता है, और इसी की वजह से सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही तो हमें क्या मिल रही है, धूप मिल रही है भैया। अगर सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन ही नहीं होगा तो भैया फिर हमें धूप कैसे मिलेगी, है ना, हमें रोशनी कैसे मिलेगी फिर, ठीक है, धूप से रोशनी मिल रही है हमें तो ये जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये क्या करता है, भारी जो कण होते हैं ना आपके, भारी जो आपके कण होते हैं उनको हल्के कणों में क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है। दूसरी बात, यह गुरुत्वाकर्षण से मजबूत है पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका फोर्स है उससे कमजोर होता है, ठीक है। देखो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है ना, ये वाला जो फोर्स है ये गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा मजबूत होता है। अब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये बड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इसका जो भैया प्रभाव है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर चारों जो फोर्सेस हैं वो हमने देख लिए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से चीजें चल रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। ये जो फोर्स है अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, किस किस तरह से कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से लॉ आते हैं इसमें, ठीक है। केपलर्स का लॉ भी जो है आपके पेपर में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, वो आपका इसी के अंदर आता है। चलिए, जो ग्रेविटी है, पहले देखो ये चीजें बस इसलिए बताई जाती हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे, बाकी पेपर में ऐसा कभी नहीं आता है। ये तो आ जाएगा कि इसकी खोज किसने की थी, इजाक न्यूटन ने, ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा कभी भी कि भैया गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका मतलब होता है ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन, ये कभी नहीं आता है। लेकिन ये चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आपको चीजें याद रहें, आपको पता चले कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। जब किसी चीज का ये पता चलेगा ना वो काम कैसे कर रही है, तो अपने आप हमारी बुद्धि में उसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बैठ जाती हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन की जो खोज है वो इजाक न्यूटन ने की थी, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो बल है हमेशा कितनी वस्तुओं के बीच में लगता है, दो वस्तुओं के बीच में जो है ये बल आपको देखने को मिलेगा। अकेली वस्तु कभी भी
किस पे लगाएगी भाई, ग्रेविटेशन फोर्स है, खुद ही अकेली है तो लगाए किस पे, किसी ने किसी पे लगाने के लिए चाहिए तो सही, ठीक है। तो पृथ्वी जो है अब जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, तो पृथ्वी पर रहने वाली सभी वस्तुओं में इंक्लूड हम भी, ठीक है, हम अपने आप ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हैं। सब वस्तु ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है एक दूसरे पे, लेकिन हम सब वस्तुओं से भी सबसे ज्यादा जो फोर्स है वो किसका है, पृथ्वी का है। इसलिए ये सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींच के पृथ्वी पे चिपका के रखती है, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब के सब पृथ्वी से क्या हुई हैं, चिपकी हुई हैं, पृथ्वी अपनी तरफ उन्हें खींच के रखती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो ये कमजोर बल है, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ठीक है, ये फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं आपके, चार जो फोर्सेस हैं उनमें सबसे कमजोर है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है, आकर्षण करता है, रेपेल कभी नहीं करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था वो आकर्षण भी कर रहा था, प्रतिकर्षण भी कर रहा था, यानी कि अट्रैक्ट भी कर रहा था, रेपेल भी कर रहा था, ठीक है, ये अपनी तरफ खींचता है। दूसरा, इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेंज तक ये काम करता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन भी ये करता है, ठीक है, ये मैं आपको भी बताऊंगा आगे जाके जब हम इसको पढ़ेंगे, तो ये अभी आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आओ। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है ये ऐसा फोर्स है कि इस फोर्स को लगाने के लिए हमें किसी चीज को दूसरी चीज से कॉन्टैक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप लग जाता है। देखो पृथ्वी सूरज से कितनी दूर है ना, अब ऐसा थोड़ी है पृथ्वी से और सूरज तो कोई पैप बिछा रखा है तब फोर्स लगेगा, नहीं, ये ऑटोमेटिक लग जाता है अपने आप, इसके लिए किसी वे की जरूरत नहीं है। धरती और ये हाथ जो है हमारा, इसके बीच में देखो कोई है क्या, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी धरती इस पे क्या लगा रही है, अपना फोर्स लगा रही है इसको नीचे खींचने के लिए। इसलिए बहुत देर तक हाथ को ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि धरती भैया खींच के हाथ को दुखा देगी, तो हमें नीचे करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कैसा फोर्स है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट की जरूरत है ही नहीं इसमें, ये ऑटोमेटिक ही काम कर जाएगा, ठीक है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है, अगर दूरी 2 गुना हो जाए तो बल 4 गुना कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है। अगर जो दूरी है, मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी से किसी वस्तु की दूरी ये 2 गुना हो जाए, अभी मान लो यहाँ पे फिक्स है, अब मैं इसको 2 गुना बढ़ा दूं ऊपर की तरफ, तो बल जो है वो कितना गुना कम हो जाएगा, 4 गुना। इसका मतलब ये है जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर होते चले जाएंगे, आपका ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप पृथ्वी के नजदीक आते चले जाएंगे, आपका जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी आप पे लगा रही है, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको इसकी याद रखनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जमीन पे हम टिके रहते हैं, इस बताने की तो बात ही नहीं है, ये तो बच्चों का एग्जांपल है नॉर्मल सा, ठीक है। तो जमीन पे हम टिके हुए हैं सिर्फ किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दूसरा है समुद्र में लहरें जो उठती हैं, समुद्र में लहरें जो उठती हैं ना, वो किसकी वजह से उठती हैं, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा, मून, और मून भी तो भैया कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पृथ्वी के जो समुद्र है ना, सागर जो है, उनको कंट्रोल करता है, वो उनकी लहरों को, पानी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, मून कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है, ठीक है। तो हमारे जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं लंबी लंबी, ऊंची ऊंची, तो ये किसकी वजह से उठ रही हैं, क्योंकि जो हमारा चांद है ना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से वो खिंचाव पैदा करता है इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लियर। तो ये रहा हमारा चांद, और ये पानी को ऐसे खींचता है, देखो यहाँ पे देखो, इस तरह से लहरें ये जो है ऊपर की तरफ उठवाता है, किसकी वजह से उठती हैं, चांद की वजह से उठती हैं। तीसरा है ग्रहों की चाल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी और बाकी जो ग्रह हैं उनकी चाल जो है वो कंट्रोल होती है, और उन्हें बांध के रखता है वो, ठीक है, अपने ऑर्बिट में क्या करके रखेगा, बांध के रखेगा। ये बात जो है आपको याद रखनी है, बस इससे ज्यादा आपको इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अब आपका नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो क्या कहता है, यह बताता है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु एक दूसरे पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है, ठीक है। ब्रह्मांड में मौजूद जो हर एक वस्तु है वो एक दूसरे पर बल लगा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पेन है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है,
ये रिमोट है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और हर एक वस्तु जो हमारे चारों तरफ है ये भी बल लगाने का काम कर रही है। लेकिन इनकी जो बल है हमें दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इनका बल बिल्कुल बहुत कम है, नाम मात्र का बल है। अगर इनका बल ज्यादा हो जाए तो ये भी हमें खींच लेंगे अपनी तरफ। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे आओ। तो इस नियम के जो है आपको तीन चीजें जो हैं, तीन जो रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। वो क्या है? पहला है मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है कई बार पेपर में डायरेक्ट भी आ जाता है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ऐसे आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है, ठीक है, देखो ये दो वस्तु हैं m1 और m2, ठीक है। ये m1 एक तरह से इसलिए लिखा है मास के लिए, ठीक है। तो ये दो वस्तुएं हैं, ये अपॉन ये जो आप नीचे देख रहे हो ना आर का स्क्वायर, ये आपका एक तरह से रेडियस एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। देखो m1 और जो m2 है ये क्या है? ये दोनों आपकी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके मास के बारे में बता रही हैं। m1 यानी कि मास पहली वस्तु का, m2 यानी कि मास दूसरी वस्तु का। मास यानी वजन, द्रव्यमान, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान यानी कि मास ये हो गया। r जो है ये रेडियस है, तो उनके केंद्रों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा r, ठीक। और जो आपका g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट की तरह जो है यहाँ पे काम कर रहा है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। क्लियर? इसको डायरेक्ट याद रखोगे तो भी आपका जो काम है वो चल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो इसका जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है भाई इसका? दूसरा रूल कहता है कि फोर्स डायरेक्टली रुको एक सेकेंड, देखो क्या कहता है फोर्स, ये देखो ये जो साइन होता है ना ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है यह है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, आपको कई बार आगे देखने को मिलेगी इसलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। ये देखो F जो है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है? और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। किसके होता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, ठीक है। तो देखो ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब क्या करेंगे, ये भी F की वैल्यू है, ये भी F की वैल्यू है, यहाँ पे F का मतलब है m1 इंटू m2, ठीक है। तो दोनों F सेम है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है r स्क्वायर इसके नीचे इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा, क्लियर। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखो इनका डेरिवेशन आगे करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही रटो, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं जाके क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है इतना बड़ा बड़ा, ठीक है ना। आप स्पेशल कोई साइंस के स्टूडेंट है कि भी आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो आपको बस इतना पढ़ना है कि आपके पेपर में अगर ये आए तो आप इसको पहचान सको और भैया इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जो वो फॉर्मूला था ना पीछे, दूरी बढ़ती है वो दोगुना हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आओ। आगे आओ। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये मैंने शायद आपको मोशन वाला जो चैप्टर था ना उसके अंदर भी करवाया था, ठीक है। फिर भी आप इसको यहां पे देख लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वह रफ्तार है या फिर वो एक्सेलरेशन है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, ठीक है। और यहां पे आप ऐसा लगा सकते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ती जाती है और गति बढ़ने के साथ, अच्छा ये बढ़ क्यों रही है गति बताया आपको। देखो जब आप पृथ्वी से दूर होते हैं ना, पर पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, आप पे उस हिसाब से फोर्स नहीं लग पाता जितना आप धरती के पास रहोगे तब लगेगा। तो जब दूर होते हैं तो फोर्स कमजोर रहता है आपके लिए, लेकिन जैसे आप धरती के नजदीक आएंगे ना तो फोर्स और ज्यादा मजबूत और ताकत के साथ आपको खींचना क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी पृथ्वी। और जैसे ही ये ताकत के साथ आपको खींचना स्टार्ट करेगी तो आपकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की तरफ आते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले को भी आप रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि
पृथ्वी पर जो जी का मान होता है ना, ग्रेविटेशनल जो आपका जी का मान है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु बढ़ रही है तो हर सेकंड उसकी इतनी स्पीड इंक्रीज होगी, ये बात आपको याद रखनी है बस। ठीक है, क्लियर। चलो, चंद्रमा पर देखो, चंद्रमा पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है इसलिए उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है, लेकिन पेपर में डायरेक्ट कई बार आ जाता है तो आपको याद रखना है 1.62 होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, पृथ्वी से कम होता है और पृथ्वी का लगभग ये कितना है 1/6 हिस्सा है। ठीक है, तो 9.8 है ये पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, इसको भी याद रखना है भी। ठीक है, पृथ्वी की तरफ आ रही है तब स्पीड इतनी बढ़ेगी, लेकिन जब पृथ्वी से ऊपर की तरफ आपको पृथ्वी के मतलब जो ग्रेविटेशन है पृथ्वी के एनवायरमेंट से बाहर अगर आपको निकालनी है वो अलग होती है, वो 11.4 होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर। चलो, इसके बाद मैं आपको एक फोर्स और पढ़ाने वाला हूं जिसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। ये पेपर में डायरेक्ट आता है इसलिए मैंने इसको यहां पे इंक्लूड कर दिया है। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, एक बात मुझे बताओ, आप अपने घर में एक बाल्टी लो और एक खाली डिब्बा लो। जब आप खाली डिब्बे को बाल्टी में ऐसे डुबोते हैं तो आप देखते हैं कि आपके डिब्बे पे जोर पड़ रहा है, आपको जोर लगा के डुबाना पड़ रहा है ना, जबकि पानी में नॉर्मली जाना चाहिए था, लेकिन आपको तो जोर लगा के डुबाना पड़ रहा है। क्यों डुबाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी नीचे से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, पानी नीचे से फोर्स लगा रहा है। तो यही जो है बियॉन्ड फोर्स आपका कहलाता है। जब आप किसी चीज को पानी में नीचे की तरफ डुबोते हैं, ये देखो नीचे की तरफ डुबो रहे हैं किसी चीज को पानी में, तो पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए आपको जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु तरल में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा, यानी कि जो आपका पानी है एक तरह से वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो आपका जो बियॉन्ड फोर्स है वो क्या होता है, वस्तु द्वारा डिस्प्लेस किए गए तरल का वजन। एक तरह से लगा लो कि आपने ये जो बीकर है ना, ये जो पानी का ये जो है बाल्टी है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और ऊपर से जो आप जब इसमें कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, कोई मग्गा वग्गा कुछ भी आप इसमें डुबोगे, ठीक है, तो जितना पानी यहां से बाहर निकलेगा, जितना जो पानी है डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस का मतलब है पानी इससे बाहर आएगा निकल के, बीकर से या आपकी बाल्टी से या ड्राम से, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें भी ये चीज कर रहे हैं, तो जितना भी ये जो पानी है ये बाहर आएगा, तो लिखा हुआ है वस्तु द्वारा डिस्प्लेस किए गए तरल का वजन वो उतना ही होगा जितना आपने इसमें डुबोया है। क्लियर हुआ। चलो आगे आओ, देखो इसकी कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। वो बातें क्या हैं कि एक तो ये बल हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, हाँ ऊपर की तरफ ही तो लग रहा है सर। ठीक है, किसकी तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। और ये बल हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। भाई गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींच रहा है और ये बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हो गया ना विपरीत दिशा में काम। ठीक है, और इससे क्या होता है, भार में कमी हो जाती है। इसी बल के कारण पानी के अंदर जो वस्तुएं हैं वो आपको कैसी लगनी है, हल्की लगती हैं। महसूस कैसी होती है, हल्की महसूस होती है। ठीक है, और अगर अच्छा ये जो बियॉन्ड फोर्स है ना, उत्प्लावन बल के नाम से भी जानते हैं, इसको एक बात ध्यान रखना। ठीक है, पेपर में उत्प्लावन बल आपको दिख जाए तो इसको घबराना मत देखकर। अगर बियॉन्ड फोर्स वस्तु के वजन से ज्यादा है तो वस्तु तैरती है, अगर वजन ज्यादा है तो वस्तु डूब जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका केपलर्स का लॉ। ये जो केपलर्स के लॉ है ना, ये 3 लॉ हैं और तीनों लॉ आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में कई बार ये देखने को मिल जाते हैं। देखो किस तरह से काम करता है। केपलर्स ने लॉ दिए किसके लिए थे, ये दिए थे ये सूर्य और बाकी के जो प्लानिट है इनके लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ को ऐसा लगता था कि जो आपका सूर्य है ना वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ जो है बाकी के जो ग्रह हैं वो चक्कर काटते हैं बिल्कुल केंद्र में। ठीक है, जैसे कि ये सूर्य मैंने केंद्र में बना दिया और बिल्कुल इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे वृत्ताकार पथ में ये जो है चक्कर काटते हैं। पहले ऐसा लगता था, आपको भी ऐसे लगता होगा, लेकिन जब ये जो आपका केपलर है इसके जो लॉ आए तो इसके लॉ ने ये बात थोड़ी सी चेंज करी। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि भैया आपके जो केपलर्स के लॉ है, पहले तो देखो इसने 3 लॉ दिए थे आपको। ठीक है, ये तीनों लॉ किस पे है, एक तो पाथ पे डिपेंड करते हैं, एक स्पीड पे डिपेंड करते हैं और एक डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। अब ये मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं। सबसे पहला जो लॉ है वो ऑर्बिट का लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये जो सूर्य है ये बीच में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है बीच में, लेकिन इसने बोला सूर्य बीच में नहीं है, ये इस तरह से सेंटर में, मतलब ये एक तो ये सर्कल नहीं है पूरा, ये इस तरह से आपका एक पाथ है अंडाकार की तरह, और सूर्य जो है वो यहाँ पे बीच में नहीं है, किसी एक साइड में है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, तो सूर्य यहाँ पे भी हो सकता है
और सूर्य आपका यहां पे भी हो सकता है, एक तरफ रहेगा या तो इधर रहेगा या इधर, ठीक है, बीच में कभी भी सूर्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस जो पहला रूल है वो इसका यही कहता है कि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर गोल सर्कुलर वे में नहीं बल्कि अंडाकार वे में यानी कि इलिप्स वे में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, क्लियर। और सूर्य जो है वो बीच में नहीं होता है, कहां पे होता है, कॉर्नर्स पे होता है, साइड में होता है, ठीक है। तो पहला लो बस यही है कि जैसे देखो ये है सूर्य, ये रहा सूर्य, ठीक है, तो सूर्य या तो यहां रहेगा या सूर्य आपका यहां रहेगा, मतलब साइड में रहेगा, और जो ग्रह है वो इसकी चक्कर ऐसे लगाता रहेगा, क्लियर। ये कहना चाहता है। आपको लगता था कि सूर्य मिडिल में होता है, मिडिल में सूर्य आपका नहीं होता है, सूर्य आपका यहां पे रहेगा या यहां पे रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला लॉ इसका लॉ ऑफ ऑर्बिट यही बताता है ऑर्बिट के बारे में। दूसरा है एरिया के बारे में, एरिया के बारे में बताएगा। दूसरा क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि एक निश्चित समय में प्लैनेट हमेशा निश्चित एरिया कवर करता है। मतलब क्या है, देखो अब सूर्य ये ऐसे घूम रहे हैं, ये जो ग्रह है ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। मान लो सूर्य यहां पे है, अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। जैसे मान लो पृथ्वी ये रही, ये है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी मान लो अगले 28 दिनों में इतना घूमी है, 28 दिनों में यहां तक पहुंची है। अब जानते हैं पूरा चक्कर तो 365 दिन में लगता है, 28 दिनों में यहाँ आई, अगले 28 दिनों में फिर से यहां आ गई, फिर उससे अगले 28 दिनों में फिर से यहां आ गई। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि जितना 28 दिनों में पृथ्वी ने यहां से एरिया कवर किया है, अगले 28 दिनों में पृथ्वी ने सेम एरिया यहां पे कवर किया है, फिर उससे 28 अगले दिनों में इतना एरिया कवर किया है, ऐसे ही आगे इतना कवर किया है। यानी कि सेम जो है टाइम में सेम एरिया आपका जो ग्रह है वो कवर करता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही यहां पे जितना यहां पे कवर करेगी ऐसा ही यहां पे इतना ही कवर करेगी। तो यानी कि ये जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी ने यहां से लेकर के और यहां तक जितना टाइम में जितना एरिया ये कवर किया है, उतने ही टाइम में पृथ्वी यहां पे भी इतना एरिया कवर करेगी, यहां पे भी इतना कवर करेगी, यहां पे भी, सब जगह समान एरिया जो है समान टाइम में कवर करेगी। अगर यहां पे 10 दिनों में 500 किलोमीटर जा रही है, तो यहां पे भी 10 दिनों में आगे भी 500 किलोमीटर ये जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये जो है निश्चित समय में निश्चित जो है आपका एरिया जो है वो कवर करेगी। और इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। ये नियम बताता है कि ग्रह की स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं रहती है। जब कोई प्लैनेट सूर्य के करीब यानी कि क्लोज होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जब देखो अब सूर्य यहां कॉर्नर पे है, इधर यहां पे है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक या कोई भी ग्रह सूर्य के यहां नजदीक कर जाएगा तो इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। नजदीक से जब निकलता है तो स्पीड क्या हो जाती है, तेज, और जब दूर होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, मंदी हो जाती है। फिर तेज हो जाएगी, फिर मंदी हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर मंदी हो जाएगी। ये कहना चाहता है, ठीक है। ये लो भी आपको याद रखना है। जब सूर्य से दूर जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। तो सेकंड लॉ जो है वो क्या बता रहा है, लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का जो नियम है वो ये बताता है, क्लियर। चलो थर्ड नंबर पे आ जाओ, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, अवधि का नियम। ये क्या बताता है, जो प्लैनेट सूर्य से जितना दूर होगा, अच्छा ये तो नॉर्मल सी बात है, बताने क्या है। देखो एक चीज है, जैसे मान लो ये है सूर्य, अब जो इसके नजदीक होगा वो चक्कर जल्दी लगाएगा, जो दूर होगा वो बहुत टाइम में चक्कर लगाएगा। जो ज्यादा दूर होगा तो देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करना पड़ रहा है भैया, तो वो ज्यादा दिन में चक्कर लगाएगा। ये कहना चाहता है, जो प्लैनेट सूर्य से जितना दूर होगा उसे एक चक्कर लगाने में उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, समय लगेगा, और जो जितना नजदीक होगा उतना जल्दी चक्कर लगाएगा। यह नियम बताता है कि सूर्य से डिस्टेंस और चक्कर लगाने में लगने वाले टाइम के बीच क्या रिश्ता होता है, क्लियर। चलिए तो इसमें ये जो फॉर्मूला है, ये छोटा सा फॉर्मूला दिया था उन्होंने, तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रख लेना है बस, और कुछ नहीं करना। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के, किसके होता है, आर के क्यूब के। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्क्वायर ऑफ टाइम, ये टी क्या है, टाइम है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। ये आर क्या है, रेडियस है क्यूब का, क्लियर। चलो तो रेडियस का क्या हो जाता है, यहाँ पे क्यूब हो जाता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो तीनों लॉ जो है ये पेपर में आते रहते हैं, स्टेट एग्जाम में बहुत बार आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। कई बार तो सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि कैपलर्स के लॉ किससे संबंधित है, ग्रेविटेशन से, ग्रह के नियम से, किससे, तो ग्रह के बारे में ये बातें करता है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर। थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है इसको समझ लो बस। तो थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट ये होता है जब आप किसी वस्तु पर सीधे परपेंडिकुलर बल लगाते हैं
तो कुल बल क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे बल लगाते हैं। जैसे देखो ये है, अब इस पे आप कील से मारेंगे ऐसे तो 90 डिग्री हो गया ना, पूरा 90 डिग्री हो गया ना, देखो, ठीक है। जब कोई भी कील ठोकते हैं तो 90 डिग्री पे उसको ठोकते हैं, तो इसी को आप क्या बोल रहे हैं? इसी को आप यहां पे बोल रहे हैं थ्रस्ट, यानी कि वो धक्का जो 90 डिग्री के एंगल पे आप किसी वस्तु पे लगा रहे हैं, ठीक है। इसकी भी जो है यूनिट जो है, SI यूनिट आपकी क्या होती है? न्यूटन ही होती है। तो कील को ठोकते हैं तो आप एक तरह से थ्रस्ट जो है यहाँ पे लगा रहे हैं। 90 डिग्री पे जो भी आप बल लगाएंगे उसी को थ्रस्ट बोलेंगे। और प्रेशर कुछ नहीं होता, प्रेशर मतलब होता है दाब। तो आपका जो प्रेशर है वो क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स, जो भी पीछे हमने पढ़ा था, अपॉन में एरिया, ठीक है। ये किसी खास हिस्से या यूनिट पर आपका लग रहा है, देखो कैसे, जैसे ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति ने सिर्फ इतने से एरिया को कवर किया तो इसके पैर जो हैं वो हो सकते हैं जमीन में धंस जाएंगे। लेकिन अगर यही व्यक्ति ऐसे लेट जाए तो अब ये क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो अब ये जमीन में नहीं धंसेगा। जब आप छोटे एरिया को कवर करते हैं, ठीक है, और जब आप बड़े एरिया को कवर करते हैं तो ये जो है छोटे एरिया में ज्यादा प्रेशर लगेगा और आपके पांव नीचे दब जाएंगे, धंस सकते हैं मिट्टी में। लेकिन जब आप एक बड़ा एरिया कवर करते हैं तब आप जो है धरती में नहीं धंसेंगे। बस यही जो है आपका ये रूल कहता है, ठीक है। इसको बस आपको इतना ही रटना है, इससे ज्यादा इसमें रटने की कोई चीज है नहीं मेरे हिसाब से। क्लियर? चलिए, इसके बाद कुछ सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। सैटेलाइट मतलब एक तरह से ये उपग्रह, आप इनको बोल सकते हैं। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ठीक है। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति ने खुद ही बनाए हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, तो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, ठीक है। मून है पृथ्वी का उपग्रह। तो जो उपग्रह है और बाकी के ग्रह के भी उपग्रह आपने देखे होंगे, तो वो सब क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, जैसे फोबोस और डीमोस है मंगल के, ठीक है। क्लियर? इसके बाद ये देखो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये रहा मून, ठीक है। इसके बाद कुछ होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये वो होते हैं जिनको इंसान खुद बनाता है, ये भगवान ने नहीं बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ पे ये घूम रहा है। हम ये क्यों भेज रहे हैं? ताकि हमें सिग्नल चाहिए, है ना, सिग्नल चाहिए हम, ताकि लोकेशन के बारे में पता लगा सकें, मौसम की जानकारी ले सकें। तो बहुत सारी चीजों के लिए मनुष्य अलग अलग तरह के सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के ऊपर क्या करता है? लॉन्च करता है रॉकेट के द्वारा, ठीक है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, ये दो नाम बहुत ज्यादा फेमस है। ये दो टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे पेपर में बार बार, तो इनको आपको समझ लेना है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है ये क्या होते हैं? ये आपके पृथ्वी पे कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ते हैं, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर। तभी तो आपको दिखाई नहीं देते, 2-4-20 होते तो आपको दिख जाते। जैसे जहाज है, जहाज पृथ्वी से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, तो इसलिए वो आपको दिख जाता है। लेकिन ये तो बहुत दूर है, 36,000 किलोमीटर, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, नॉर्मली नंगी आंखों से। जो इनकी स्पीड है, इनकी घूमने की रफ्तार पृथ्वी की घूमने की रफ्तार के बराबर ही होती है। जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उसी स्पीड से ये वाले जो सैटेलाइट्स हैं आपके ये घूमते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्यों भेजते हैं भाई, हमें सिग्नल वगैरह चाहिए, ठीक है। तो हमें टीवी सिग्नल, रेडियो या कम्युनिकेशन के लिए जो है हम अपने इन सैटेलाइट्स को भेजते हैं, जो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं इनको। क्लियर? बस इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके डायरेक्शन और याद कर लेना, ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। किससे? पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोलर सैटेलाइट। इनकी हाइट कम होती है, इनकी हाइट है 36,000 किलोमीटर स्टेशनरी की, और इसकी है 500 से 800 किलोमीटर, ठीक है। वो अपने हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट करते रहते हैं, क्लियर। तो इनकी हाइट जो है वो ज्यादा ऊंची नहीं है, कम ऊंचाई पर उड़ते हैं ये। और ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? मौसम की जानकारी के लिए कर रहे हैं, स्पाइंग के लिए कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जमीन को मापने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, और मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो ये चैप्टर में बस आपको इतना ही पढ़ना था, और अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।